जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा। मेरे सभी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर और फॉलोअर का एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे यूट्यूब चैनल क्रोशिया व्लॉग्स में। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है काफ़ी डिमांड और कहा जाए कि जो आज के समय में क्रोशिया के अंदर जितने रिजेक्शन आ रहे हैं, रिफ्यूज़ल आ रहे हैं, जबकि आपके डॉक्यूमेंट्स भी जेन्युइन हैं, जिनको भी नंबर 8 पर मार्किंग होके मिल रही है, यानी जो आप मित्रों को जिनको अनफॉर्चुनेटली कुछ मित्रों को नंबर 8 पर रिजेक्शन आ रहा है, मैं केवल आज फिर यहाँ पर बात करूँगा कि जिन मित्रों को भी नंबर 8 पर मार्किंग होके मिल रही है रिफ्यूज़ल लेटर पे दुर्भाग्यवश, तो उनको अपील करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये देखिए आपका निर्णय है। आप चाहे तो अपील कर सकते हैं और चाहे तो आप नया वर्क परमिट क्रोएशिया से वापस मंगवा कर रीअप्लाई कर सकते हैं से फ्रेंड्स। तो साथ ही मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, जिन भी मित्रों के साथ फेक वर्क परमिट का स्कैम हो रहा है, यानी जिन मित्रों को नंबर 2 पर रिफ्यूज़ल लेटर पे मार्क होके मिल रहा है, तो वो मित्र हमारे एलिजिबल नहीं हैं, वो अपील नहीं कर सकते हैं काउंसलेट के अगेंस्ट, क्योंकि उनके पास तो वर्क परमिट ही नहीं था। क्रोशिया का जो जेन्युइन परमिट होता है, उनको परमिट ही नहीं मिला था, तो वो अपील करने के लिए एलिजिबल नहीं है, तो वो मित्र अपील नहीं कर सकते फ्रेंड्स। तो अपील करने के लिए वही पात्र हैं या योग्य हैं जिनको भी अनफॉर्चुनेटली रिजेक्शन लेटर पर नंबर 8 पर मार्किंग मिल रही है। मैं केवल यहाँ पर आज नंबर 8 पर ही जिनको मार्किंग मिली है, और वो चाहे तो अपील कर सकते हैं, चाहे तो फिर नया वर्क परमिट क्रोशिया से मंगवाकर वापस से अपनी फाइल को सबमिट कर सकते हैं। और उसमें आपको बताना चाहूँगा, कुछ हमारे मित्रों का सवाल जरूर आएगा कि भाई साहब, अगर हम अपील करते हैं, अपील करते हैं, रीअप्लाई नहीं, अपील करते हैं, तो हमें कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप अपील कर रहे हैं तो उसकी कोई समय सीमा नहीं। हालांकि एम्बेसी की जो साइड है वहाँ पर लिखा गया है कि 60 दिन के भीतर भीतर आपने जो अपील की है हमारे निर्णय के विरुद्ध, तो उस पर आपकी फाइल का डिसीजन आ जाएगा, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है मित्रों। तो मानकर चलिए, अगर आप अपील कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको उतना ही समय लगेगा जैसा कि आप किसी एप्लीकेशन को नए जो आपने पिछले समय अपनी वीएफएस सेंटर में अपनी फाइल को सबमिशन किया था, और उस समय हो सकता है 90 दिन, 100 दिन, 110 दिन, 120 दिन लगे थे। तो मानकर चलिएगा उतना ही समय आपकी अपील में भी लग सकता है और लग रहा है, मैंने देखा है। ये मैं आपको अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आज के मैं इस वीडियो में यही आपको बताने आया था कि जिन भी मित्रों को अनफॉर्चुनेटली जिनके डॉक्यूमेंट्स भी जेन्युइन है, वर्क परमिट जेन्युइन है, उनके अकोमोडेशन लेटर भी जेन्युइन है, कॉन्ट्रैक्ट लेटर भी जेन्युइन है, उसके बाद भी क्रोशियन काउंसलेट के द्वारा नंबर 8 पर रिजेक्शन दिया जा रहा है, क्योंकि क्रोशियन काउंसलेट का जो नंबर 8 का पॉइंट है पूरा डिप्लोमेटिक आंसर है उसमें। तो फ्रेंड्स, मैं आपको फिर कहूँगा, अगर आप इतना धैर्य रख सकते हैं और अपना समय लगा सकते हैं, तो आप अपील करिए। और देखिए, अपील आप करेंगे तो आपको बताना चाहूँगा, आपका जो केस है, आपके एम्प्लॉयर आपको गारंटी लेटर देंगे। गारंटी लेटर एक वही प्रमाण पत्र होता है जिसमें वो श्योरिटी देते हैं कि आपको उन्होंने यहाँ से जॉब प्रोवाइड की थी, और वो आपका एम्प्लॉयर आपको जब आप क्रोएशिया जाएंगे तो आपको वो उस जॉब पर रखेंगे, जॉब पोजीशन पे, ठीक है। वो उस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं एम्प्लॉयर भी कि हाँ, हमने इनको वर्क परमिट भी दिया था और इनको हम हायर करना चाहते हैं वास्तविक रूप से, ठीक है। एक गारंटी के तौर पे वो एक आपको गारंटी लेटर देंगे, साथ ही साथ कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेटर भी देते हैं मित्रों। चाहे तो आप मेरे पुराने वीडियो में जाकर देख सकते हैं, जब मैंने आप मित्रों को बताया था कि जब भी आप किसी भी वीएफएस सेंटर में फाइल का सबमिशन करते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन लेटर भी लगाना है। कुछ मित्रों को मिलता है और कुछ मित्रों को नहीं भी मिला होगा, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में आकर ये भी कहेंगे कि सर हमें, या भाई साहब हमें, जब हमने वीएफएस सेंटर में हमारी फाइल का सबमिशन किया था तो हमें हमारे एम्प्लॉयर के द्वारा रजिस्ट्रेशन लेटर नहीं मिला था। तो ठीक है, बात
उस चीज़ को आप ज़्यादा प्रेशर मत करिए। बाकी अगर आपको कुछ मित्रों को रजिस्ट्रेशन लेटर मिलता है तो आपका केस स्ट्रांग होता है उस केस में जब आप अपनी फाइल का सबमिशन फ्रेश कर रहे हैं, समझ रहे हैं। आफ्टर रिफ्यूज़ल की बात नहीं कर रहा हूँ, बिफोर रिफ्यूज़ल आप जब भी किसी VFS सेंटर में आपकी फाइल का सबमिशन कर रहे हैं तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेटर भी लगाइए। तो आपका जो नंबर 8 का रिजेक्शन है वो हो सकता है थोड़ा सा कम आए। कहने का मतलब उसमें आपका रजिस्ट्रेशन लगेगा तो आपका केस और स्ट्रांग होगा। अब कुछ मित्रों के तो केस यानी फाइल सबमिशन हो चुके होंगे तो अब उनका कुछ नहीं हो सकता। फ्रेंड्स, मैं उन सभी नए मित्रों से अनुरोध करूंगा कि अगर आप आने वाले यानी जो अभी फरवरी चल रहा है, किसी का मार्च में सबमिशन होगा या इन फ्यूचर जो भी अपनी फाइल का सबमिशन किसी भी VFS सेंटर में करें मित्र, तो अपने या तो आपका डायरेक्ट एम्प्लॉयर के थ्रू है तो वो आपको प्रोवाइड बिल्कुल करवाएगा, आप उनसे अनुरोध कर सकते हैं, या आपकी किसी कंसल्टेंसी एजेंट्स या मित्र के द्वारा भी आपका प्रोसेस चल रहा है तो आप उनसे अनुरोध करिए कि हमें कंपनी का रजिस्ट्रेशन लेटर भी दीजिए ताकि आपका केस और स्ट्रांग हो जाए। जब आपकी फाइल का डिसीजन काउंसलेट दे तो वो मजबूर हो जाए कि आपको वीज़ा ही देगा। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर 8 नहीं देगा। हालांकि नंबर 8 पर भी कुछ परसेंटेज तक कहूँ तो जिन मित्रों के रजिस्ट्रेशन लेटर नहीं लगे थे, हालांकि नंबर 8 का 2 स्पेशल यानी एक ही वीडियो था, उसको मैंने पार्ट 2 में अपलोड किया है फ्रेंड्स, तो उसके कारण आप जान चुके होंगे। जिन मित्रों ने अगर नहीं देखा हो वीडियो तो आप वॉच करिएगा तो आपको नंबर 8 का रिफ्यूज़ल क्यों आ रहा है। फ्रेंड्स, मैं अब आज इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, तो आप वो वीडियो वॉच करेंगे तो आपको पूरी नंबर 8 की जो रिजेक्शन आ रहे हैं उस पर उन किन कारणों से आ रहे हैं उसका इफेक्ट 100% पड़ रहा है। फ्रेंड्स, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, तो आप उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। मुझे केवल वॉच टाइम नहीं बढ़ाना, आपको कारण जरूर जानना चाहिए कि नंबर 8 क्यों आ रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज का जो ये वीडियो है मैंने स्पेशल रिफ्यूज़ल नंबर 8 पे आ रहे हैं जिन मित्रों को अनफॉर्चुनेटली, तो उनको अपील करना है या नहीं करना ये उनका निर्णय है। बस मैं आपको यही बताने आया हूँ कि आप अपील कर सकते हैं फ्रेंड्स, और उसमें कितना समय लगेगा ये भी बता चुका हूँ फ्रेंड्स। तो अब इसमें जो डॉक्यूमेंट्स लगेंगे अब इस बात को जानते हैं फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब जानेंगे कि अपील कहाँ पर करना है आपको और कैसे करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे फ्रेंड्स। तो जितने भी हमारे मित्र हैं जिनको अनफॉर्चुनेटली रिजेक्शन आया है नंबर 8 पर, तो भले वो नेपाल के हों हमारे मित्र, या बांग्लादेश के हों, या हमारे श्रीलंका के हों, या जितने भी देश के लोग हमारे भारत में दिल्ली में यानी VFS सेंटर्स में कहीं पे भी सबमिशन करते हैं, तो उनको अपील कहाँ पर करना है, तो उसका जवाब है आपको दिल्ली VFS सेंटर आना पड़ेगा फ्रेंड्स। इसके लिए भी आपको डायरेक्ट एम्बेसी में आपका सबमिशन नहीं होगा अपील का, आपको वाया VFS के थ्रू ही जाना पड़ेगा। बस इसमें ये फायदा है आपका कि आपको VFS का अपॉइंटमेंट पहले से बुक नहीं करना है, क्योंकि दिल्ली VFS सेंटर के अपॉइंटमेंट्स आपको पता है कि मिलते ही नहीं है आसानी से। बाकी री अपील के केस में आपको केवल वॉक इन करके आना है दिल्ली VFS सेंटर, जो कि हमारे शिवाजी मेट्रो स्टेशन के मेजाइन फ्लोर पर है, बाबा खड़क सिंह मार्ग, और पास में बंगला साहिब गुरुद्वारा। तो आपको वहाँ से आना है, अपना VFS सेंटर में विजिट करना है वॉक इन करके, और जो VFS की फीस है 1928 रुपये वो आपसे चार्ज करेंगे। साथ ही साथ 43 यूरो यानी 3870 रुपये एम्बेसी का जो ये चार्ज है आपकी याचिका पर पुनर्विचार करने का, वो इसका चार्ज है वो आपसे लिया जाएगा। अब आते हैं डॉक्यूमेंट्स की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आपका जो डॉक्यूमेंट्स होगा सर, आपका अपील लेटर होगा, वो भी क्रोशियन लैंग्वेज में होगा। तो अपील लेटर में क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको इन शॉर्ट बताऊंगा। तो सबसे पहले जो अपील लेटर होगा क्रोशियन लैंग्वेज में होगा, उसमें डेट्स मेंशन होगी, और आप किसके लिए अपील लेटर लिख रहे हैं, तो ये काउंसलेट के लिए लिख रहे हैं सर। और जो उनका एड्रेस है एम्बेसी हाई कमीशन का शांति निकेतन और वेस्ट एंड में है, जो वो उसमें मेंशन रहता है। इसके बाद आता है सबसे ऊपर आपका हेडिंग में आएगा सब्जेक्ट, यानी आपका जो सब्जेक्ट है वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, आपने जो पिछले टाइम आपने जो फाइल प्रोसेस की थी आपका, मैं आज एम्प्लॉयमेंट वीज़ा की ही बात कर रहा हूँ यानी वर्क वीज़ा की बात कर रहा हूँ फ्रेंड्स। तो आपको एम्प्लॉयमेंट वीज़ा जो आपका कैंसिल हुआ है उसके अगेंस्ट आप अपील कर रहे हैं, ये मेंशन रहेगा आपके
सबसे ऊपर, उसके बाद एक ब्लॉक रहता है, उसमें आपका नाम आएगा, आपका पासपोर्ट नंबर, और जो इंडिया का जो यूपीआई होता है उर्वरोज यूपीआई यानी जो इंडिया का है वो आपका मेंशन होगा। उसके बाद आपका पैराग्राफ चालू हो जाएंगे। उसमें आपका सबसे फर्स्ट पैराग्राफ में यही होता है कि आप जैसे मान लीजिए आप किस भी कंट्री से हैं तो आपका नाम आएगा, उसके बाद आपका पासपोर्ट नंबर, आप यानी किस सिटीजन है, मान लीजिए आप भारतीय पासपोर्ट होल्डर है, भारतीय पासपोर्ट धारक है, तो आपको लिखना है कि मैं भारतीय सिटीजन हूं, मेरा पासपोर्ट नंबर ये है और मेरा नाम ये है, और मैं आपसे अपील कर रहा हूं, अनुरोध कर रहा हूं, यानी आपको काउंसलेट से अनुरोध करना है कि जो आपने मेरी एप्लीकेशन पे डिसीजन दिया था और मुझे रिजेक्शन दिया था, मैं आपके फैसले से सहमत नहीं हूं, असंतुष्ट हूं, तो मैं आपको ये लेटर लिख रहा हूं, अपील लेटर लिख रहे हैं। तो आपको इस अपील लेटर में यही लिखना है कि मैंने पिछली बार भी जो डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, एम्बेसी काउंसलेट, जो एम्बेसी की जो चेक लिस्ट थी, यानी जितनी भी चेक लिस्ट थी उस मैंने वो डॉक्यूमेंट्स पिछली बार लगाए थे एप्लीकेशन में, और ये चीजें आपको लिखना है। इसके बाद आपका पैराग्राफ 2 चालू होगा, उसमें आपका रीजन लिखना है। तो मैं आज स्पेशल नंबर 8 पे बना रहा हूँ, तो आपको वही लिखना है कि रीजन 8 में जो भी क्रोशियन काउंसलेट का जो डिप्लोमेटिक आंसर है, कहना आपका मतलब डिप्लोमेटिक आंसर है, वही आपको कॉपी पेस्ट करना रहता है फ्रेंड्स। और नंबर 3 पे आपको आना है कि जो आपका नंबर 8 पे रिजेक्शन आया था तो आप उस पर पुनर्विचार करिए, क्योंकि आप काउंसलेट को ये बताएंगे कि आपको जो ये जॉब मिली थी क्रोशिया के एम्प्लॉयर के थ्रू मिली थी और उन्होंने आपको गारंटी दी है, यानी एक गारंटी दी थी कि आप क्रोशिया आइए और हमारे वहां पर जॉब करिए, ये उन्होंने आपको श्योरिटी दी थी, जॉब भी देंगे और इसके साथ ही साथ आपको वो जो भी क्रोशियन लॉ के हिसाब से जितनी भी फैसिलिटीज है वो देंगे, आपको श्योरिटी के साथ अकोमोडेशन देंगे, आपका जो भी एक्सपेंसेस है, जो भी आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो आपको कॉन्ट्रैक्ट लेटर पे लिखा होता है, आपकी कितनी सैलरी है वो देते हैं। तो ये आपको बताना रहता है उसी के अंदर कि आपको जो जॉब मिली थी ये एम्प्लॉयर के थ्रू मिली थी और वो श्योरिटी ले रहे हैं। तो साथ ही साथ आपको इसमें ये भी बताना होता है कि फ्रेंड्स आप जब क्रोशिया आएंगे तो आप जो इमिग्रेशन रूल्स हैं क्रोशिया के अंदर, आप उनका रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करेंगे, जितना आपका कॉन्ट्रैक्ट है आप पूरा करेंगे और उसके बाद आप अपनी होम कंट्री वापस आ जाएंगे। तो यही यानी इसके अंदर पूरा सार होता है आपकी, जो आप अपील लेटर में यही सब चीजें लिखेंगे। साथ ही साथ आप ये बताएंगे कि जो आप डिक्लेरेशन करेंगे आखिरी में कि जो मैंने जितनी भी जानकारी अपील लेटर में दी है और जितने भी डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं वो पूरे ओरिजिनल है, सत्य है, और आप इसका डिक्लेरेशन करते हैं। अगर कोई भी डॉक्यूमेंट्स मैंने अभी भी फेक लगाया हो तो क्रोशियन काउंसलेट को पूरा अधिकार है, राइट है, वो चाहे तो मुझे परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं क्रोशिया आने के लिए, समझ गए। यानी इसके बाद आप क्रोशिया का वर्क परमिट का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, आप क्रोशिया आने के अधिकार नहीं है, यानी आपको बैन कर सकते हैं अगर आप अपील लेटर में भी अगर फेक डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे। यानी कि मैं इस वीडियो में फिर इंक्लूड करूंगा जिन भी मित्रों को नंबर 2 पर रिफ्यूजल मिला है, यानी कि उनके जो डॉक्यूमेंट्स थे पूरे के पूरे फेक थे फ्रेंड्स। मैं फिर बोल रहा हूं, जिनको भी नंबर 2 पर रिजेक्शन मिल रहा है, उनके साथ फेक वर्क परमिट का स्कैम कांड हुआ है, तो वो हमारे मित्र एलिजिबल नहीं है, पात्र नहीं है, अपील करने के योग्य नहीं है। तो केवल यहाँ पर मैं 8 नंबर पे जिनके भी डॉक्यूमेंट्स, मैं फिर बताना चाहूंगा कि जिनके भी नंबर 8 पे रिजेक्शन आ रहा है रिफ्यूजल लेटर पे, उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे के पूरे जेन्युइन है, वर्क परमिट भी जेन्युइन है, सब डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन होने के बाद भी रिजेक्शन मिल रहा है। तो आपको जो डिक्लेरेशन करोगे, आप घोषणा करोगे कि मैं इसके बावजूद भी अगर मेरे द्वारा कोई असत्य जानकारी दी जा रही है, काउंसलेट को अधिकार है, वो मुझे परमानेंटली ब्लॉक कर सकते हैं क्रोशिया आने के लिए। तो फ्रेंड्स, तो आपको फिर मेंशन करना है आखिरी में कि आपने क्या क्या अटैचमेंट लगाए हैं इस अपील लेटर में, आपको बताना पड़ेगा। तो आपको अपील लेटर में ये दिखाना पड़ेगा, आपको क्रोशिया के जो एम्प्लॉयर ने आपको गारंटी लेटर दिया है, साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन लेटर मिलेगा आपको क्रोशिया के एम्प्लॉयर का, साथ ही साथ आपको ये दिखाना है कि मैं अपील लेटर लगा रहा हूँ और मैं अपना वर्क परमिट लगा रहा हूँ, जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो लगा रहा हूँ। और उसके बाद आखिरी में आपका पूरा नाम आएगा, आपका पासपोर्ट ईमेल आईडी रहेगा और उसके बाद आपका नंबर आएगा। इसके साथ ही आपका अपील लेटर समाप्त हो गया। यानी
ये अपील लेटर आपको क्रोशियन लैंग्वेज में टाइप करवाना है। चाहे तो आप किसी एक्सपर्ट की सलाह लीजिएगा। तो ये अपील लेटर आपका रेडी हो गया। अब बात आएगी अपील लेटर के साथ साथ आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाना है। एक तो आपका अपील लेटर हो जाएगा आपका जो, हाँ साथ ही बताऊंगा आपको जो डॉक्यूमेंट्स है अटैचमेंट में ये भी लिखना है कि आपका जो ओरिजिनल रिफ्यूजल लेटर आया था जो आपको अनफॉर्चुनेटली मिला है, तो वो आपको इसके साथ संलग्न करना है, अटैच करना है फ्रेंड्स। तो आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हो गए, सबसे पहला आपका अपील लेटर क्रोशियन लैंग्वेज में, दूसरा आएगा आपका जो रिजेक्शन लेटर मिला है फ्रेंड्स को वो लगाएंगे ओरिजिनल, तीसरा आपका कंपनी का गारंटी लेटर आप लीजिएगा, चौथा आपका रजिस्ट्रेशन लेटर लीजिएगा और आपका वर्क परमिट लीजिएगा और जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स मिले थे वो आपको अटैचमेंट करने हैं। अब हमारे कुछ मित्रों का सवाल आएगा कि हम वीएफएस सेंटर गए अपील करने तो हमारा पासपोर्ट क्यों नहीं लिया गया ओरिजिनल। तो फ्रेंड्स आपका अभी पासपोर्ट नहीं लिया जाएगा। अभी आपने क्रोशियन काउंसलेट ने जो आपकी फाइल पे डिसीजन दिया था, रिजेक्शन दिया था, अभी आप उनको अपील कर रहे हैं कि आप हमारे केस को वापस से रीओपन करिए, हमारे जो एप्लीकेशन थी उस पर पुनर्विचार करिए। अब पुनर्विचार के बाद मान लीजिए, मैं तो कहूँगा सभी मित्रों को जो भी अपील कर रहे हैं सभी को खुशखबरी मिले और मेल आए या फोन कॉल आए कि आप आपका पासपोर्ट जमा करिए और उस पर फिर क्रोशियन काउंसलेट आपको वीज़ा ग्रांट करके देंगे और आप सभी मित्रों के सपने साकार होंगे, यही आशा करता हूं। तो उसमें समय लगेगा फ्रेंड्स, तो आपका उस समय आपका ओरिजिनल पासपोर्ट नहीं लिया जाएगा फ्रेंड्स, आप इस बात को फिर से ध्यान रखिएगा। नहीं तो कुछ मित्र मुझे कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे कि हमारा पासपोर्ट क्यों नहीं लिया गया। तो ये अभी आपका पासपोर्ट नहीं लिया जाएगा फ्रेंड्स, जो भी मित्र अपील कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आज का जो ये हमारा अपील वाला वीडियो है, हमारे कुछ मित्रों की डिमांड थी, हालांकि मैं ये वीडियो पहले ही बनाना चाहता था कि कुछ मित्र अपील करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये आपका निर्णय है फ्रेंड्स। मैं फिर वीडियो को समाप्त करने से पहले यही कहूँगा, ये आपका निर्णय है, आप चाहें तो अपील कर सकते हैं नंबर 8 वाले फ्रेंड्स, फिर से कह रहा हूँ। और इसमें कितना समय लगेगा आप जान चुके हैं, इसमें समय उतना ही लगेगा जितना कि आप किसी फ्रेश एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं किसी भी वीएफएस सेंटर में, उतना ही समय लग रहा है। 90 दिन, 100 दिन, 120 दिन, जबकि क्रोशियन एम्बेसी की साइट पर लिखा है 60 दिन के भीतर भीतर आपकी अपील का आपको निर्णय दिया जाएगा, जबकि ऐसा नहीं हो रहा है फ्रेंड्स। तो आशा करता हूं आज का जो ये अपील यानी पुनर्विचार, यानी जिन भी मित्रों को अनफॉर्चुनेटली रिजेक्शन मिल रहे हैं, रिजेक्शन रेट ज़्यादा हो चुका है फ्रेंड्स, मैं फिर से कह रहा हूं। तो कुछ लोग अभी भी कह रहे होंगे कि क्रोशिया के अंदर रिजेक्शन नहीं आ रहे हैं, बाकी दूध का दूध पानी का पानी आप सब लोगों के सामने है कि रिजेक्शन आ रहे हैं और आते भी रहेंगे, क्योंकि अब क्रोशियन काउंसलेट एक्शन मोड पे है, यानी कि उन्हें सब सच्चाई मालूम पड़ चुकी है कि क्या व्यापार और क्या बिजनेस चल रहा है क्रोशिया के अंदर, किस प्रकार के कंपनीज खुल रही है, कंपनी ने कितने लोगों को बुलाया था, कितने लोग काम कर रहे हैं। चलिए ये बातें तो होती रहेगी फ्रेंड्स। तो करते हैं हम आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त। तो मित्रों आपसे आज्ञा लेना चाहूँगा। तो जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।